हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि कोई वी वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल अगर बी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ओके, और उसकी वजह से मैंने कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे। उसमें बताया था कि अगर मान लो 0 डिग्री से मूव करे, मतलब पैरेलल मूव करे, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करेगा। एंटी पैरेलल होगा तो भी स्ट्रेट लाइन जैसा मूव करता रहेगा चार्ज पार्टिकल वैसे ही मूव करेगा। ठीक है, और ये भी बताया था कि अगर 90 डिग्री से प्रोजेक्ट करेंगे तो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। ठीक है, तो अब इस वाले सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि जिस सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा चार्ज पार्टिकल्स का। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज एंड मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, इन सब के टर्म्स में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा। इन्हीं सब फिजिकल क्वांटिटी को हम उस पर्टिकुलर चार्ज के लिए कैलकुलेट करेंगे और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 केसेस होते हैं जनरली। वैसे तो 2 ही केसेस है, 0 डिग्री, 180, 90 स्पेसिफिक केसेस है। लेकिन एक हम आर्बिट्रेरी एंगल लेते हैं थीटा की किसी भी मान के लिए। जैसे आप लोग पूछ रहे थे ना कि अगर मान लीजिए अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाए, 60 डिग्री का एंगल बनाए, अगर इतना एंगल बनाएगा तो फिर उस चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, उसका रेडियस कितना होगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हम एट एनी एंगल ले लेते हैं। ओके, तो यही हमें इस वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। आज हम 2 जो सेक्शंस हैं उनको कवर करेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन तो पता ही है, अगर परपेंडिकुलर मूव करे तो फिर रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इन सबको कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखिए पहला वाला जो केस है, मैंने 3 केसेस डिस्कस किए। तो पहले वाला केस में क्या है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कहने का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और वेलोसिटी का भी यही डायरेक्शन है। तो क्या होगा, या फिर बी सेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड है, वेलोसिटी अपोजिट है, मतलब एंटी पैरेलल है। इस वाले केस में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ इक्वल टू क्या होगा, क्यू वी क्रॉस बी, और दोनों सेम लाइन में मूव कर रहा है। तो मतलब कहने का क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। मतलब फोर्स उस पर क्या लग रहा है, लग ही नहीं रहा है। यहाँ सिचुएशन भी ऐसा ही है, अगर 0 लेंगे तो भी होगा। फॉर थीटा इक्वल टू 0 के लिए भी है एंड 180 के लिए भी यही चीज है, क्योंकि 180 पर भी कितना होता है, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कैसा पाथ होगा इसका ट्रेजेक्टरी, तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चार्ज पार्टिकल विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, स्ट्रेट लाइन पाथ पर इसका जो पाथ होगा यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखो, अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो क्रॉस साइन बता रहा है वो क्या बता रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और वेलोसिटी जो है चार्ज पार्टिकल का वो किधर है, राइट साइड है। तो v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल। ओके, और ये चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो कुछ दूर तक तो ये इसी पाथ पर जाएगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगता रहेगा। ये ऐसे ऐसे जाने की टेंडेंसी इधर है वेलोसिटी v से, तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगता रहेगा। तो ऊपर की तरफ ऐसे, मतलब इसको क्या कर देगा, इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये ऐसे करेगा, ये फिर ये इसको सीधा करेगा, इस पर फोर्स। अब ये ऐसे है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या ऐसे हो गया, अब फोर्स किधर लगेगा, इस तरह। मैंने ये बात बताई थी आपको। ये धीरे 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 क्या कर देगा, इस तरह से, इस तरह से, फिर ये ऊपर ऐसे जाएगा। ठीक है, ये ऐसे है और ये ऐसे। मतलब कहने का चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। किधर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। मतलब एक सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा। अच्छा, कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, अपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर यदि मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लगता है, जो कि उसको सेंटर के चारों तरफ मूव कराता है। तो अब एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, पाथ तो क्लियर हो गया,
कि ये सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन से पता, हम फोर्स से पता लगा है कि बार बार ये इधर की तरफ ही लग रहा है, फिर इधर आ रहा है, जहां भी ले रहे हो वहां पर क्या लग रहा है, एक पर्टिकुलर सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, ये तो क्लियर हो गया। अब सर्कुलर पाथ पर जब मूव करेगा, ऐसे इसको लोगे ना, तो ये इस तरह से, ये क्लियर हो गया कि सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। अब सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो एक फोर्स लगेगा जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले तो लिखो कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, तो इट विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ, ये तो क्लियर है, सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा बताओ मुझे, क्योंकि थीटा जो है वो कितनी है, 90 डिग्री है, तो फोर्स जो लगेगा क्यू वी बी साइन 90, ओके। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा। मतलब कहने का यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, तो क्यू वी बी ही रहेगा। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है, मैक्सिमम है, और ये फोर्स जो है इसी की वजह से सेंटर पर चारों तरफ मूव, मतलब सर्कुलर पाथ पर मूव किया है। तो सर्कुलर पाथ पर जब ये मूव किया है, इतना मैक्सिमम फोर्स लगेगा, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू, मैक्सिमम फोर्स इक्वल टू व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई, जैसे यहाँ पर क्या लग गया, मैग्नेटिक फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, वो चारों तरफ घुमा देता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर F max इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू कितना होगा, इसको रफ करो ऊपर। अब हम फोर्स जो होगा वो F max इक्वल टू व्हाट, mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होगा, ठीक है। r रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। मास m जो है, मास है किसी चार्ज q का, ठीक है। v वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा हो, तो पता ही है अपन को, ठीक है। तो इसको इक्वेट किससे करिएगा, क्यू वी बी से, ओके प्यारे बच्चों। तो वी वी कैंसिल हो जाएगा, तो एम बी अपॉन आर इक्वल टू क्यू बी, ओके। और आर इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, एम बी अपॉन क्यू बी, और एम बी को हम क्या लिखेंगे, मोमेंटम, पी इक्वल टू क्यू बी। नहीं, इतना लिख सकते, एक तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला मान लो हमें निकालना है, ऐसा दे देता है कि दो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स है, ठीक है। अगर उसको बी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा जाए, सेम वेलोसिटी से मूव कराया जाए, ठीक है, तो किसकी रेडियस ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, और किसकी कम होगी, ऐसा पूछा जाता है। तो जिस मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, चार्ज तो सेम ही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का चार्ज की मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोमेंटम दे देता है, ठीक है, सेम मोमेंटम से मूव कर रहा है, ठीक है, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियस का रेशियो क्या होगा, तो चार्ज के साथ वेरी करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर एक दो के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए ये तो ठीक है, क्लियर है, आर इक्वल टू, अब एम बी को आप क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम, पी क्यू बी, और इस मोमेंटम को आप क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम का रिलेशन आपने काइनेटिक के साथ पढ़ा हुआ है, 2m k नहीं अपॉन क्यू बी। रे ये पढ़ा होगा, ये मोमेंट कहाँ से पढ़ा, 11th में नहीं पढ़ा था क्या। जैसे देख, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम बी ऊपर m से मल्टीप्लाई करो, नीचे m से मल्टीप्लाई करो, तो m स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये p स्क्वायर अपॉन 2m, ओके। तो p की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 2mk अंडर रूट इतना। अब इतना समझ में आई बात है, तो ये हो गया इतना 2mk, यही रिलेशन मैंने मोमेंटम की जगह पर डाल दिया, ठीक है। अब अंडर रूट 2mk की जगह पर क्या लिखेंगे, q इंटू वी, ये कहाँ से है, v क्या है, देखो सब मैं लिख देता हूँ। देखो q जो है सो चार्ज है तो क्लियर है, लेकिन v क्या है, v जो है वो है पोटेंशियल। ये क्या है बेटा, पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से मूव कराया जाएगा। और तुमको थोड़ा सा अगर याद हो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो तुमने पढ़ा हुआ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है,
काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। और इसी चीज को हम लिखते थे q इंटू वी, नहीं वहां पर q क्या है, मतलब चार्ज, और v पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क आपने पढ़ा है, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू डेल्टा अपॉन क्यू। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। यही तो पढ़े थे आप, और यही तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हम क्या लिख सकते हो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा W। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। क्लियर है, अब रेडियस पता चल गया। ओके, काइनेटिक ये सब चीज कैसे, तो आपको ये जान के अभी बताया है कुछ एग्जांपल। देखिए, मोमेंटम दे देता है, काइनेटिक एनर्जी सेम दे देता है, पोटेंशियल सेम से एक्सेलरेट किया जाए, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस के यहाँ स्कोप बहुत होते हैं, 1-1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले इवन। ठीक है, तो एक करते हैं, अभी पहले इसको एक बार समझ लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट को, फिर क्लियर करेंगे। ठीक है, समझ में आई होंगी बातें इतनी, तो इतनी बातें अगर समझ में आई तो आगे बढ़िए। अब देखिए, ये तो डायग्राम रफ नहीं कीजिए, बट देखिए ये रेडियस हमें क्लियर है, तो हम चाहते हैं इसमें कि हम टाइम पीरियड निकालें। तो टाइम पीरियड क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइए, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा, सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी। तो नहीं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस अपॉन व्हाट, वेलोसिटी। टाइम पीरियड यही होता है, और सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2πr अपॉन v, यही तो होगा। नहीं, मान लो तुमसे ये पूछा जाएगा कि पूरे सर्कल में मूव करने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या कहोगे, जितना डिस्टेंस कवर करेंगे अपॉन जितना वेलोसिटी से कवर करेंगे। तो जितना डिस्टेंस इसमें कितना कवर करेंगे, तो 2πr, जो सर्कल का लेंथ होगा वही तो कवर करोगे, अपॉन v वेलोसिटी। तो ये होगा प्यारे बच्चों 2πr, r की जगह पर क्या लिखेंगे आप, mv अपॉन qb अपॉन v। ठीक है, और ये vv यहाँ पर 2πmv अपॉन qb इंटू v, तो vv कैंसिल हो जाएगा, तो 2πm अपॉन qb। क्लियर है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा, 2πm अपॉन qb, ये हो गया टाइम पीरियड। क्लियर है, अब ये इतना तो टाइम पीरियड हो गया। अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालना। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। नहीं, फ्रीक्वेंसी का आपने फॉर्मूला पढ़ेगा, टाइम पीरियड का तो क्लियर है ना, ये इक्वल टू तो ठीक है ये, लेकिन ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π अपॉन qb। अब फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ये तो पढ़ा ही है ना। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। एक रोटेशन में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड करते हैं, लेकिन 1 सेकेंड में, यूनिट सेकेंड में जितना रोटेशन होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये इतना 1/t, तो 1/t कितना हो जाएगा, 2πm अपॉन qb। ओके, तो qb अपॉन 2πm। अब ये समझ में नहीं आया फ्रीक्वेंसी का, तो अभी समझा देता हूँ, f इक्वल टू 2πm अपॉन qb, ये इतना है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है बताओ मुझे। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, थोड़ा सा इधर लिख लेंगे तो कंफ्यूज करेगा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, मतलब यूनिट सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितना रोटेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, टी सेकेंड में एक रोटेशन कंप्लीट होता है। तो 1 सेकेंड में कितना रोटेशन कंप्लीट होगा, एक रोटेशन, सेकेंड नहीं रोटेशन, तो 1/t। तो यही तो 1 सेकेंड में जितना रोटेशन कंप्लीट होता है उसको तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो इतना। ठीक है, मतलब कहने का टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। इतना तुम्हारा क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, और इसको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लो, सपोज करो, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम
इस पूरे जो अभी थ्योरी पढ़े हैं उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, ये कोई इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, दो चार्ज पार्टिकल्स है, v वेलोसिटी से इस b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b है। आपको ड्रा करना है इसका ट्रेजेक्टरी, मतलब पाथ कैसा होगा, ओके। और उसके बाद किसकी टाइम पीरियड ज्यादा होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ये बतानी, ठीक है। तो देखो, पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए सबसे पहले फोर्स, तो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स जो है उसका एप्लीकेशन करके हम उसके डायरेक्शन तो निकाले। ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, एक बात तो क्लियर है। तो अभी तुमने पढ़ा है कि रेडियस इक्वल टू जो होता है ना mb अपॉन qb होता है, ठीक है, ये पढ़ा है, ओके। तो चार्ज तो दोनों के सेम रहने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है, लेकिन इसके मास से ये क्या होगा, इसका मास से इसकी रेडियस जो हो जाएगी वो वेरी करेगी, कितनी, जैसे r विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, नहीं, v वेलोसिटी सेम है, q चार्ज सेम है, b मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा, ये तो क्लियर है। मतलब r विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो मास जिसका ज्यादा होगा उसी का रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है। तो मास प्रोटॉन का ज्यादा होता है तो रेडियस तो इसका बड़ा होना तय है, ओके। अब हमें इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होगा, कम होगा, लेकिन अब हमको डायरेक्शन निकालना है कि फोर्स लगेगा कैसे। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वही वेलोसिटी इधर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, किस पर, चार्ज क्यू पर, मतलब सॉरी प्रोटॉन्स पर, चार्ज क्यू तो नहीं, प्रोटॉन पर। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में देखें तो इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स जो है, इलेक्ट्रॉन का अगर देखोगे कि चार्ज क्यू पॉजिटिव ही है तब फोर्स ऊपर ही लगेगा, लेकिन ये एक्चुअली में है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो मैंने तुमको बताया था कि जब नेगेटिव चार्ज रहता है तो फोर्स को क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए वो डायरेक्शन वैलिड है, जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ओके। लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो आपको फोर्स को क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। मतलब कहने का, अगर यहाँ पर प्रोटॉन्स जो है ऐसे मूव करता है, इस तरह से, यहाँ बड़ा रेडियस बनाता हुआ इस तरह से मूव करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये मैं रेड से प्रोटॉन्स का ट्रेजेक्टरी बनाया हूं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा वैसे, ठीक है, इस तरह से ऐसे, बट छोटा रेडियस, क्योंकि इसका मास ही कम है ना, तो मास कम है तो ये ज्यादा, रेडियस भी इसका क्या होगा, छोटा ही होगा, स्मॉल ही होगा। मतलब रेडियस ऑफ, यहां पर अगर लिखे फर्स्ट में, रेडियस ऑफ प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज क्या है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, ये यहां पर इसको सॉल्व, एक काम करो, पहले पूरा सॉल्व ही कर देता हूं, सॉल्यूशन लिख देता हूं। 1, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, कहां से, r इक्वल टू क्या होता है, mb अपॉन qb, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ओके। तो रेडियस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन विल बी लेसन देन रेडियस ऑफ प्रोटॉन्स, रेडियस प्रोटॉन्स का रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हिच पार्टिकल हैज ग्रेटर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। देखो, अब कितना होगा ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन किसकी ज्यादा, मतलब टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा। तो तुमने पढ़ा है टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई m अपॉन qb, यही होता है टाइम पीरियड। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो t प्रोटॉन्स विल बी ग्रेटर देन, मतलब यहां से भी अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो यही है, m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बात तो समझ में आई, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो प्रोटॉन्स का जो टाइम पीरियड होगा ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स के टाइम, ओके। अब ये प्रोटॉन्स का जो टाइम पीरियड है दैट इज ग्रेटर देन टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यहां पर प्रोटॉन्स का टाइम पीरियड ज्यादा है, तो इसका मतलब प्रोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कम होगी, एंड इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। क्लियर है। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर, और भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन
थर्ड केस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।